Hello everyone, welcome to Youth Engineers Academy. My name is Baikir Rastogi. प्रीवियस वीडियोस में हमने कॉलम एंड स्टड्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात की थी, जैसे स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, बकलिंग फैक्टर क्या होता है, बकलिंग लोड क्या होता है और सेफ लोड किस तरह से निकालते हैं। इनके बारे में हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले प्रीवियस वीडियो एक बार देख लीजिए, वो कॉलम एंड स्टड्स का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम से। कॉलम्स को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने एक टेबल यहां पे बना के रखी हुई है। ठीक है, कॉलम्स को जनरली हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, शॉर्ट कॉलम्स, मीडियम कॉलम्स या इंटरमीडिएट कॉलम्स और लॉन्ग कॉलम्स। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब हम कॉलम को शॉर्ट कॉलम कहेंगे, या किस कंडीशन में हम इसे मीडियम कॉलम कहेंगे, या हम लॉन्ग कॉलम इसे कब कहने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है L/D रेशियो। L/D का मतलब होता है लेंथ टू डायामीटर रेशियो। दिस इज लेंथ टू डायामीटर, लेंथ टू डायामीटर रेशियो। ठीक है, तो यदि लेंथ टू डायामीटर रेशियो इज लेस देन 8, ठीक है, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि लेंथ इज लेस देन 8 टाइम्स ऑफ डायामीटर, ओके, देन द कॉलम विल बी नोन एज शॉर्ट कॉलम। ओके, इफ L/D रेशियो इज greater than or equals to 8 but less than or equals to 30, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं L is greater than or equals to 8D and less than or equals to 30D, then the column is known as intermediate column. And if the L/D ratio is greater than 30, या आप इसको इस तरह से कहते हैं कि लेंथ इज ग्रेटर देन 30 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, देन वी विल कॉल इट लॉन्ग कॉलम्स। ठीक है, तो शॉर्ट कॉलम्स के लिए L/D रेशियो जो है वो आपका लेस देन 8 होगा। मीडियम कॉलम के लिए या इंटरमीडिएट कॉलम्स के लिए L/D रेशियो जो है वो आपका 8 to 30 के बीच में होगा, और लॉन्ग कॉलम्स के लिए L/D रेशियो 30 से ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है। नाउ सेकंड है स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो से भी हम कॉलम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। शॉर्ट कॉलम्स के लिए स्लेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू होती है दैट इज लेस देन 32। यदि k का वैल्यू जो है दैट इज लेस देन 32, k का जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 32, या फिर आप कह सकते हैं k क्या होता है, k इज द अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, k मिनिमम लेस देन 32। ओके, सो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यदि अनसपोर्टेड लेंथ जो है वो आपका लेस देन 32 के मिनिमम होगा, तो ऐसे कॉलम्स को कहा जाएगा शॉर्ट कॉलम। ओके, मीडियम कॉलम्स के लिए 32 से लेकर 120 तक आप इसको लेंगे, और लॉन्ग कॉलम्स के लिए स्लेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू होगी वो होगी मोर देन 120। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट कॉलम्स का जो फेल्योर होता है वो फेल्योर किस तरह से होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉलम्स के फेल करने की दो रीजंस होते हैं, एक तो क्रशिंग के द्वारा फेल होता है और दूसरा जो है वो बकलिंग के द्वारा फेल होते हैं। ठीक है, क्रशिंग एंड बकलिंग। ठीक है, क्रशिंग एंड बकलिंग। शॉर्ट कॉलम्स में बकल करने की टेंडेंसी कम होती है। ओके, तो इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं और ये मानते हैं कि कॉलम्स जो है वो
प्योर क्रशिंग के द्वारा फेल हो रहा है। किसके द्वारा फेल हो रहा है? प्योर क्रशिंग के द्वारा फेल हो रहा है। तो शॉर्ट कॉलम्स जो हैं वो प्योर क्रशिंग के द्वारा फेल होते हैं, ऐसा माना जाता है। हालांकि बकलिंग होती है, लेकिन क्रशिंग के कंपैरिजन में बकलिंग बहुत कम होती है, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। लॉन्ग कॉलम्स के लिए यदि हम बात करेंगे तो लॉन्ग कॉलम्स में क्रशिंग की टेंडेंसी बहुत कम होती है, और लॉन्ग कॉलम्स जो है वो जनरली बकलिंग के कारण फेल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि जो लॉन्ग कॉलम्स होते हैं वो बकलिंग के द्वारा फेल होते हैं। तो लॉन्ग कॉलम्स में लिख लेता हूं प्योर बकलिंग, प्योर बकलिंग। ओके, जो इंटरमीडिएट कॉलम्स होते हैं या मीडियम कॉलम्स होते हैं वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फेल करते हैं। उसमें मतलब क्रशिंग की और जो बकलिंग की वैल्यू होती है उसमें से किसी भी वैल्यू को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, दोनों ही कंसीडरेबल होती हैं। तो इसमें हम दोनों को कंसीडर करेंगे, है ना। जो इंटरमीडिएट कॉलम्स होते हैं वो आपके बाई क्रशिंग एंड बकलिंग, बोथ, क्रशिंग एंड बकलिंग बोथ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप जो है जो भी मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है इस टेबल को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। आइए देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। नमन आघूर्ण के लिए चिन्ह की क्या परिपाटी होती है, किस तरह से हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं, कब हमें बेंडिंग मोमेंट को पॉजिटिव लेना है और कब हमें बेंडिंग मोमेंट को नेगेटिव लेना है। तो एक कॉलम जो होता है वो इनिशियली आप मान लीजिए कि इनिशियली जो है वो वर्टिकल के अलोंग होगा। ओके, सो इस तरीके से मान लीजिए कॉलम है लाइक दिस। ओके, इसको हम एक एंड पे फिक्स कर देते हैं। ये सिर्फ मैं आपको साइन कन्वेंशन के लिए बताने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, तो ये जो लाइन होती है इस लाइन को हम लोग कहते हैं इनिशियल सेंटर लाइन। अब जब हम इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो लोड हम हमेशा कैसे लगाएंगे, एक्सियल, हमारे कोर्स में जो है लोड कैसा दिया हुआ है, एक्सियल लोड दिया हुआ है। तो मान लीजिए हमने एक्सियल इसके ऊपर लोड लगाया, तो लोड लगाने से इनिशियल सेंटर लाइन क्या होगी, इनिशियल सेंटर लाइन जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी। इनिशियल सेंटर लाइन जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये जो है दिस इज द इनिशियल सेंटर लाइन अनलोडेड कंडीशन में इस तरह से होगी। और जब आप इसके ऊपर लोड लगाओगे और अगर इसमें फेल्योर होता है, ठीक है, तो एक सिचुएशन ये पॉसिबल है कि इस तरह का हो जाए। तो यदि आप देखेंगे तो इनिशियल सेंटर लाइन की तरफ से देखने पर आपको क्या दिखाई देगा, आपको कॉन्वेक्सिटी दिखाई देगी। आपको क्या दिखाई देगा, आपको कॉन्वेक्सिटी दिखाई देगी। यदि कॉन्वेक्सिटी होती है इनिशियल सेंटर लाइन की ओर से देखने पर, अब यदि आपको कॉन्वेक्सिटी दिखाई देती है तो इस केस में हम लोग बेंडिंग मोमेंट जो होगा उसे हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड सिचुएशन भी अराइव हो सकती है, अगर दोनों एंड्स पर आपने कुछ ना कुछ सपोर्ट दिया हुआ है, दोनों एंड्स पर सपोर्ट दिया हुआ है, वेदर आपने दोनों एंड्स को फिक्स कर रखा है या दोनों एंड्स को हिंज कर रखा है या एक एंड को फिक्स किया है और दूसरे को हिंज किया है, इन दैट सिचुएशन आपको इस तरह का डायग्राम मिलेगा, इस तरह से देखने को मिलेगा। सो दिस इज द इनिशियल सेंटर लाइन, ये आपकी इनिशियल सेंटर लाइन है जैसे कि मैं बता चुका हूं। और अगर आप इनिशियल सेंटर लाइन की ओर से देखते हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे कॉन्केविटी दिखाई दे रही है, आपको कॉन्केविटी दिखाई दे रही है। तो यदि कॉन्केविटी दिखाई देगी तो उस केस में जो बेंडिंग मोमेंट लिया जाएगा वो आपका कैसा होगा, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा। तो ये है साइन कन्वेंशन फॉर द बेंडिंग मोमेंट। अब आप देखिए हमारे पास चार केसेज हैं जो हमें स्टडी करने हैं। पहला केस है कि अगर एक एंड पे फिक्स कॉलम है और दूसरे एंड पर फ्री है, तो अगर एक एंड पे फिक्स है और दूसरे एंड पे फ्री है तो उसका जो डिफ्लेक्शन डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का होगा और उसके लिए हम बेंडिंग मोमेंट क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सिर्फ एक यही ऐसा केस है जिस केस में हम बेंडिंग मोमेंट को पॉजिटिव लेने वाले हैं। बाकी के जो तीन हमारे पास जो तीन अदर केसेज हैं, तीन अदर जो एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि दोनों एंड्स हिंज हो, वन एंड फिक्स और अदर हिंज हो,
या फिर दोनों ही एंड्स फिक्स हो। तो इन तीनों ही केसेस में आपने क्या किया हुआ है, आपने दोनों एंड पॉइंट्स को आपने सपोर्ट किया हुआ है, इसलिए जो डिफ्लेक्शन का फैशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा और उनमें बेंडिंग मोमेंट कैसा लिया जाएगा, बेंडिंग मोमेंट निगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी के तीनों केसेस में बेंडिंग मोमेंट को हम लोग निगेटिव लेंगे, सिर्फ एक यही ऐसा केस है जिसमें हम बेंडिंग मोमेंट को पॉजिटिव लेने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूलर्स थ्योरी फॉर लॉन्ग कॉलम्स। यूलर्स थ्योरी फॉर लॉन्ग कॉलम्स, लॉन्ग कॉलम्स। तो एक ये क्वेश्चन जो है ये बहुत फ्लोट करता है कि यूलर्स थ्योरी जो है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किन कॉलम्स के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूलर्स थ्योरी जो है वो लॉन्ग कॉलम्स के लिए एप्लीकेबल है, शॉर्ट और इंटरमीडिएट कॉलम्स के लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसके लिए यूलर्स ने क्या किया है, इसके लिए यूलर्स ने कुछ एजम्पशंस लिए हुए हैं अपनी थ्योरी के लिए। तो ठीक है, हम लोग उन एजम्पशंस को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एजम्पशंस टेकन इन यूलर्स थ्योरी। ओके, तो फर्स्ट जो एजम्पशन लिया गया है यूलर्स थ्योरी में वो लिया गया है कि जो कॉलम है, कॉलम जो है वो इनिशियली स्ट्रेट है, कॉलम जो है वो इनिशियली स्ट्रेट है। मतलब अनलोडेड कंडीशन में यदि आप कॉलम को देखोगे तो अनलोडेड कंडीशन में कॉलम कैसा है, स्ट्रेट है, एंड ऑफ यूनिफॉर्म लैटरल डायमेंशन। यूनिफॉर्म लैटरल डायमेंशंस का मतलब भी हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एजम्पशन लिया गया है वो एजम्पशन है कॉलम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड ऑफ यूनिफॉर्म लैटरल डायमेंशंस। ठीक है, लैटरल डायमेंशन का मतलब समझिए, देखिए ये आपका कॉलम है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका कॉलम है, एक एंड पे मैं फिक्स कर लेता हूं। ठीक है, लोड आपको कैसा लगाना है, लोड आपको एक्सियली लगाना है। लोड आपको कैसा लगाना है, एक्सियली आपको लोड लगाना है। तो जो लोड की डायरेक्शन होती है, लोड जिस डायरेक्शन में लगा होता है उस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं लीनियर डायरेक्शन। उस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं लीनियर डायरेक्शन। तो ये जो है ये आपकी हो जाएगी लीनियर डायरेक्शन, और लीनियर डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं लैटरल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये लैटरल डायरेक्शन है। अब लैटरल डायरेक्शन में जो भी डायमेंशंस हैं, यदि कॉलम आपका सर्कुलर शेप का है, ठीक है, तो सर्कुलर शेप का है तो ये जो लैटरल डायमेंशन होगी वो कौन सी होगी, इसकी डायामीटर होगी। तो जो डायामीटर है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म डायामीटर होना चाहिए। अगर ये एक रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर के केस में इसका विड्थ और इसकी जो डेप्थ है, मतलब जो दो डायमेंशंस होंगे, जैसे आप इस तरह का अगर लेते हैं तो फर्स्ट डायमेंशन ये और सेकंड डायमेंशन ये, तो ये जो दोनों डायमेंशंस जो हैं वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, थ्रू आउट कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन टेकन बाय द यूलर्स थ्योरी। ओके, सेकंड एजम्पशन के बारे में बात करते हैं। सेकंड एजम्पशन क्या है, सेकंड एजम्पशन ये है कि जो लोड आप दे रहे हैं, ठीक है, जो लोड आप लगा रहे हैं कॉलम के ऊपर वो एग्जैक्टली एक्सियल होना चाहिए, मतलब अक्षीय होना चाहिए, एंड इट मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉलम, और ये कॉलम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी पास होना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड एजम्पशन है लोड मस्ट बी एग्जैक्टली एक्सियल एंड पास थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉलम, कॉलम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होना चाहिए। थर्ड एजम्पशन के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड एजम्पशन क्या है कि जो मटेरियल है, मटेरियल ऑफ कॉलम, सो मटेरियल ऑफ कॉलम को लेकर बात की गई है। तीसरा जो एजम्पशन लिया गया है कि मटेरियल ऑफ कॉलम मस्ट बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। ओके, सो नेक्स्ट जो एजम्पशन है मटेरियल ऑफ कॉलम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। होमोजीनियस का मतलब होता है ऑफ कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन। जो भी इसका केमिकल कंपोजिशन है जिससे मिलकर बना हुआ है कॉलम, वो केमिकल कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी चीजें उसमें मिलाई गई हैं, जो भी कंक्रीट, अगर आपने आरसीसी का बनाया हुआ है, सीसी का बनाया हुआ है,
है ना, तो दैट इन दैट केस जो सीमेंट है, जो कंक्रीट है, उसका जो रेशियो है वो सब जगह पे कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस आर सेम, सभी दिशाओं में जो प्रत्यास्थता के जो गुण हैं वो सभी दिशाओं में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोट्रोपिक। ओके, नेक्स्ट एजम्पशन जो है, फोर्थ एजम्पशन है कि जो भी आपने हिंज ज्वाइंट आप लेंगे, जो भी पिन ज्वाइंट आप लेंगे, वो पिन ज्वाइंट कैसे होने चाहिए, फ्रिक्शनलेस होने चाहिए, और फिक्स्ड एंड्स जो हैं वो रिजिड होने चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हम फ्रिक्शन को एक लेवल तक रिड्यूस कर सकते हैं, हम कभी भी कोई भी चीज फ्रिक्शन लेस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लेस फ्रिक्शन हो सकता है बट फ्रिक्शन लेस नहीं हो सकता है। बट यहां पे एजम्पशन है कि जो भी पिन ज्वाइंट्स हैं वो फ्रिक्शन लेस हैं, और जितने भी आपके फिक्स एंड्स हैं वो रिजिड हैं। तो आपको ये भी पता है कि रिजिड नहीं हो सकता, रेजिस्टेंट इज पॉसिबल बट रिजिड इज नॉट पॉसिबल। ओके, बट दिस इज द एजम्पशन। तो नेक्स्ट एजम्पशन है पिन ज्वाइंट्स आर frictionless and fixed ends are rigid। ओके, सो ये आपका फोर्थ एजम्पशन है। नेक्स्ट एजम्पशन के बारे में बात करते हैं, फिफ्थ एजम्पशन है। फिफ्थ एजम्पशन जो लिया हुआ है कि वेट ऑफ कॉलम को लेकर लिया हुआ है कि वेट ऑफ कॉलम इज नेग्लेक्टेड, कॉलम का वेट यूलर ने अपनी थ्योरी में नहीं लिया हुआ है। ठीक है, सो ये इनका नेक्स्ट एजम्पशन है, वेट ऑफ कॉलम इज नेग्लेक्टेड। ओके, नेक्स्ट जो एजम्पशन है वो है कि जो हमारा कॉलम है वो सिर्फ और सिर्फ बकलिंग के कारण ही फेल हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि इनकी जो थ्योरी है वो लॉन्ग कॉलम्स के लिए है ना, और लॉन्ग कॉलम्स जो होते हैं, अभी मैंने इससे जस्ट पहले आपको बताया कि लॉन्ग कॉलम्स जो होते हैं वो बकलिंग के कारण ही फेल होते हैं, हालांकि उसमें सम अमाउंट ऑफ क्रशिंग भी रहता है, बट बकलिंग की कंपैरिजन में हम क्रशिंग को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से लिया हुआ है कि जो कॉलम का फेल्योर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बकलिंग के द्वारा ही हो रहा है। तो जो नेक्स्ट है दैट इज सिक्स्थ एजम्पशन जो इन्होंने लिया है कि कॉलम will fail by buckling only। जो कॉलम है यदि फेल करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बकलिंग के कारण फेल करेगा। नेक्स्ट और लास्ट एजम्पशन जो इन्होंने लिया है वो ये बोला है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नॉट एक्सीडेड, मतलब किसी भी तरह से लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, समानुपात की सीमा को पार नहीं किया गया है। मतलब जो कुछ भी यहां पे हो रहा है, जो भी हम इस थ्योरी पे पढ़ेंगे वो सब कुछ किसके अंदर है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर है। सो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नॉट एक्सीडेड, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नॉट एक्सीडेड। ओके, सो ये 7 एजम्पशंस थे जो यूलर्स की थ्योरी ने लिए हैं, यूलर्स की थ्योरी में आए हैं। ओके, नेक्स्ट है यूलर्स फॉर्मूला। सो यूलर्स ने लॉन्ग कॉलम्स के क्रिटिकल लोड या बकलिंग लोड को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया जिसे हम यूलर्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है दिस इज द क्रिटिकल लोड, P क्रिटिकल, या फिर आप इसे कह सकते हैं P बकलिंग, दिस इज द बकलिंग लोड, या फिर आप इसे कह सकते हैं P यूलर। यूलर ने इसे अपना नाम दिया और उसे बोला P यूलर, तो इनमें से किसी भी टर्म से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे P यूलर लेते हैं। ठीक है, दिस इज द यूलर्स फॉर्मूला एंड दिस इज पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द यूलर्स फॉर्मूला। जो नोटेशंस हैं, पाई कांस्टेंट है, E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंड LE इज द इक्विवेलेंट लेंथ, LE इज द इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट लेंथ। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक एक केस लेकर और उन सभी केसेस में इक्विवेलेंट लेंथ जो है वो निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, हम प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे और डेरिवेशन के माध्यम से हम इक्विवेलेंट या अनसपोर्टेड लेंथ जो है वो निकालेंगे। उसकी वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे तो हमें हर डिफरेंट केसेस में हमें जो है वो क्रिटिकल लोड जो है लॉन्ग कॉलम्स के लिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।